सास सऊदी अरब में लड़कियों के खतने करती थी। मेरी शादी हुई तो शौहर कहने लगा तुम भी अम्मा जी से खतने करवा लो। पहले तो ना मानी मगर शौहर जोर डालने लगा। आखिर एक रोज शर्माती लज्जाती चल पड़ी अम्मा जी से खतने करवाने। मगर उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब अम्मा जी ने। मेरा नाम लुबना है और हम लोग सऊदी अरब में रहते थे। बहुत अरसा हुआ पाकिस्तान छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। मैं यहाँ पर ही पैदा हुई थी, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अब मेरी शादी की उम्र हो गई थी और मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे। मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत अच्छा घर देख लिया है तुम्हारे लिए। यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और बहुत ही अच्छे शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तुम्हारी सास भी डॉक्टर हैं। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि मेरी सास डॉक्टर हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन तो ये सासें अनपढ़ ही होती हैं और उनकी हरकतें भी इसी तरह की होती हैं। लेकिन पढ़े लिखे इंसान में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इसीलिए शुक्र अदा करने लगी कि मुझे एक पढ़ी लिखी सास मिल रही थी। मेरे शौहर का स्टोर था यहाँ पर, वो काम करते थे। मैं अपनी शादी से खुश थी, अपनी शादी की तैयारियां करने लगी और मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मेरा शौहर दिखने में बहुत खूबसूरत था और मैं भी कम उम्र और बहुत हसीन थी। मेरी सास भी शक्ल सूरत से पढ़ी लिखी और अच्छी खातून लगती थी। मेरी शादी हो गई तो मैं इस घर में आ गई। लेकिन इस घर में आने के कुछ अरसे बाद मुझे ये पता चला कि मेरी सास डॉक्टर नहीं है। वो बाकायदा डॉक्टर नहीं है, बस किसी ज़माने में एक अस्पताल में नौकरी करती रही थी और इस तरह का कोई काम करती थी। मैंने पूछा उनसे कि किस जगह काम करती थी तो उन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बताया। मुझे ये बात समझ नहीं आई, मुझे ना बताने का मकसद क्या था। अगर वो मुझे बता देती तो मैंने क्या कर लेना था। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई उनसे पूछताछ नहीं कर रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। एक और बात बहुत अजीब थी, मेरा शौहर मुझसे थोड़ा दूर दूर भाग रहा था। शादी वाले दिन तो उसका रवैया मेरे साथ ठीक था, लेकिन इसके बाद से हमारा रवैया बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं था जैसे कि नए शादीशुदा जोड़े का होता है। उसे मेरी ज़ात से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो मुझसे सिर्फ रूटीन की बात ही करता था कि खाना लगा दो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। बस इसी तरह की बातें करता रहता था। ना तो वो मेरी तारीफ करता था, ना हम कहीं घूमने फिरने जाते थे। हम लोग पाकिस्तान में तो नहीं थे, यहाँ तो किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं थी। हम कहीं भी जा सकते थे, हमारे पास पैसे भी थे। हमारी ज़िंदगी में इस तरह के मसले मसाइल तो नहीं थे जैसे कि किसी गरीब इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, जो शादी के बाद कहीं जाने से पहले 100 बार ज़रूर सोचता है कि इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि नहीं जाते। हमारे साथ तो सब कुछ ठीक था। मैं भी तो एक अमीर ख़ानदान से आई थी और मेरे वालिद साहब ने मेरे महीने के पैसे भी लगाए हुए थे। उनका कहना था कि लड़कियों के पास इतने पैसे होने चाहिए कि उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और जो हमारा है वो सब तुम्हारा है। हमने ये सब कुछ कहाँ लेकर जाना है। वो मुझे हर माह माकूल रकम भेज दिया करते थे। मेरी सास भी काम करती थी, मेरा शौहर भी काम करता था और मेरी सास का कहना था कि अगर तुम घर में बोर हो जाती हो तो तुम भी अपने शौहर के साथ स्टोर में जाया करो। वहाँ जो जो लेडीज़ कॉर्नर है वहाँ का अकाउंट देखा करो। मैं कभी कभी चली जाती थी, लेकिन वहाँ पूरा दिन बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वहाँ मैं बोर हो जाती थी, इसीलिए मैं कभी जाती और कभी नहीं जाती। लेकिन अपने शौहर के रवैये की वजह से खासी परेशान थी। मेरी सास क्या काम करती थी ये तो उन्होंने बताया नहीं, पर वो डॉक्टर मशहूर थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर ये नकली डॉक्टर बनी हुई है और यहाँ की हुकूमत को पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सख्त सजाएं दी जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठकर कोई भी काम कर लें, भले आपको वो काम आता ही ना हो। मेरी सास के आने जाने का कोई टाइम नहीं था, वो कभी भी उठकर चली जाती थी और रात को देर से भी कभी कभी वापस आया करती थी। एक दिन सास मेरे शौहर के साथ बैठकर चाय पी रही थी और कोई बात कर रही थी। मैंने कोई चीज़ लेने के लिए किचन में गई, सोचा कि चाय पी रहे हैं तो कबाब दे देती हूँ। लेकिन जब उनके पास जाने लगी तो मेरे कदम दरवाजे के पीछे ही रुक गए। मैं उनकी बातें सुनने लगी। मेरी सास किसी से बात पर हंस रही थी, कहने लगी कि इतना वावेला मचा रही थी वो औरत, ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसकी जान ले रही हूँ। मुझे तो लड़कियों की चीखें सुनने की आदत ही हो गई है। तौबा, ऐसे चिल्लाती हैं कि कानों के पर्दे फाड़ देती हैं। इतनी भी कोई बात नहीं होती, बस छोटी सी बात का ड्रामा बना देती हैं। क्योंकि ज्यादातर ये काम उनकी मर्जी से हो नहीं रहा होता, इसीलिए उनको इतनी तकलीफ हो रही होती है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई कि मेरी सास किस काम की बात कर रही हैं और ऐसे क्यों कह रही हैं कि मुझे लड़कियों की चीखें सुनने की आदत हो गई है। तौबा तौबा, ये किस किस्म की बातें हो रही थी। ये किसकी चीखें सुनने की आदी हो गई थी और ये क्यों कह रही थी कि ये काम लड़कियों की मर्जी से नहीं होता। लेकिन वो तब भी ये काम करती थी। मैं तो हैरान और परेशान रह गई और अपने आप को संभाल कर आकर बैठ गई।
جب میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو انہوں نے موضوع بدل دیا اور میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ان کا مطلب تھا کہ وہ میرے سامنے یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، اور ہمیشہ وہی بات چھپائی جاتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں پھر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، لیکن میرے جاتے ہی وہ لوگ پھر سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے اور میں دوبارہ سے ان کی باتیں سننے لگی۔ میری ساس نے ایک نہایت عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو کب بھیجو گے میرے پاس؟ اسے تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ آ جائے گی، بات کرنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ میری ساس اس بات پر ہنسنے لگی کہ تمہیں اپنی بیوی سے شرم آتی ہے؟ تمہیں صرف منہ سے بات ہی نکالنی ہے، باقی سارا کچھ تو میں سنبھال لوں گی۔ اس طرح کی بھی کیا بات ہے، یہ کام تو یہاں پر بہت عام ہوتا ہے۔ اب یہ پاکستانی تو ہے نہیں کہ اس بات کو غلط سمجھا جائے، اور اسے فوراً میرے پاس بھیجو، نہیں تو کب تک اس سے دور رہو گے؟ اس طرح تمہارا رشتہ خراب ہو جائے گا بیٹا۔ یہ شروع کے دن کافی ضروری ہوتے ہیں، اس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، اور تم اس سے دور دور بھاگ رہے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ یہ بات محسوس نہیں کرتی ہوگی؟ وہ تم سے کہہ نہیں رہی ہوگی، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہی ہوگی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اور تمہارے لیے بھی تو یہ سب کچھ مشکل ہے۔ اور میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے گھر میں بہت بوریت ہے، مجھے شادی کے پہلے سال ہی بچہ چاہیے تاکہ اس گھر میں تھوڑی رونق آ جائے۔ تم سے زیادہ مجھے جلدی ہے، اپنی بیوی سے بات کرو اور اس کو میرے ساتھ بھیج دو، ایک دو دن میں وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ اب ویسے بھی اس گھر کو اس نے ہی سنبھالنا ہے، تم بھی صبح جاتے ہو، رات کو واپس آتے ہو، اور میرا بھی کام ہے، پیچھے اکیلی ہوتی ہے، گھر کے کام کرے گی تو اس کا بھی دل بہل جائے گا، خیر سے ماں بن جائے گی تو سب کچھ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے شوہر کو نہ جانے کیا کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے کہاں پہ بھیج دیں، اور یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ضروری ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے ان کی باتوں سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ شاید یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میرا شوہر میرے قریب نہیں آ رہا تھا، اور وہ میرے ساتھ کچھ ایسا کروانا چاہتا تھا جب تک وہ کام نہیں ہوگا وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ وہ کام ہو گیا تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر وہ میرے ساتھ بچہ بھی پیدا کرے گا۔ مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے پوچھ لینی چاہیے تھی۔ مجھے اپنے آپ کو ان سوالوں کے حوالے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرا شوہر تھا، اور اگر وہ دونوں آپس میں یہ بات کر سکتے ہیں اور بات بھی میرے بارے میں کر رہے ہیں تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ رات ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے ضروری بات کرنی ہے، اور میں نے اسے کہا کہ میں نے ساری باتیں سن لی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس بات پر حیران ہوا کہ تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ میں نے کہا آپ لوگ باتیں ہی ایسی کر رہے تھے کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو سننے پر مجبور ہو جاتا، تو بہتر سمجھا کہ سامنے آ کر پوچھ لینا چاہیے بجائے کہ خود کو پریشان کریں۔ بتائیں کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، اور آپ مجھے بتائیں کہ آخر بات کیا ہے، کیونکہ بات میرے بارے میں ہو رہی تھی۔ کہاں لے جانا چاہتی ہیں مجھے امی، اور آپ کیوں میرے قریب نہیں آتے کہ جب تک وہ کام نہیں ہو جاتا تب تک؟ میرے شوہر نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس بارے میں پہلے سنا نہیں تھا، پر مجھے لگتا تھا یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہاں پر تو یہ کام میری اپنی ساس کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، یہاں اس ایک چیز کو مانا جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر میری امی نے کاروبار بنایا۔ میری امی ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ کسی زمانے میں نرس تھی، لیکن ان کو یہ سارے کام آتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ختنے کرتی ہیں، یہاں پر یہ کام ہوتا ہے، اسی لیے کوئی اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا، یہاں یہ سب کچھ نارمل ہے۔ میں تم سے اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ تمہیں یہ سب کچھ عجیب لگے گا، لیکن تمہیں بھی اماں جی کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ کام بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے مرد کے لیے ویسے عورت کے لیے۔ ہم یہیں پر رہتے ہیں، میں بھی تمہاری طرح ادھر ہی پیدا ہوا ہوں، اسی لیے میں ان ساری باتوں پر یقین کرتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری ساس ہیں، تمہارا بہت خیال رکھیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میرا کام بالکل بھی اچھا نہیں جا رہا، امی کے اس کام کی وجہ سے ہی میں نے اپنے کام کو بہتر بنایا اور اسٹور میں سامان ڈالا، نہیں تو میرے پاس اسٹور میں سامان تک ڈالنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ یہاں پر یہ کام اتنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، تو وہ اس بات پر غصہ کرنے لگا۔ اس نے کہا تمہیں جانا ہوگا، نہیں تو ہماری زندگی کبھی بھی نارمل نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اس بارے میں بہت لمبا لیکچر نہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں اس چیز کو مانتا ہوں، اسی لیے جانا ہوگا۔ اور ویسے بھی ماں جی کو ناراض نہیں کر سکتے، وہ ساری دنیا کے لیے کام کرتی پھرتی ہیں، اور ان کی اپنی بہو اگر یہ کام نہیں کروائے گی تو ان کو برا لگ جائے گا۔ وہ کتنی دفعہ مجھ سے پوچھ چکی ہیں، اس گھر میں جو کچھ ہے وہ امی کی وجہ سے ہے،
मेरे से तो दुकान के किराए और बिजली के बिल पूरे हो जाएं, यही बड़ी बात है। मैं इस बात पर हैरान थी कि लोग ये काम इतना क्यों करवा रहे हैं, जबकि इसके बारे में कोई इतनी मुस्तनद बात भी सामने नहीं आई थी कि ये करवाना ज़रूरी है या नहीं। मेरे शौहर ने तो मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं सुबह तुम्हारी अम्मी के साथ चली जाऊंगी, लेकिन सारी रात मैं जागती रही और इस बारे में रिसर्च करती रही। मुझे पता चला कि बहुत से लोग अभी तक इस बात को मानते ही नहीं हैं। फिर यहाँ पर यह काम इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है? मैं भी इसी शहर में रहती थी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अपनी सास के साथ चली गई, लेकिन जब अपनी सास के साथ गई तो ये कोई अस्पताल या कोई क्लिनिक तो बिल्कुल भी नहीं था। ये तो एक घर था जहाँ पर मुझे उन्होंने एक कमरे में बिठा दिया और कहा मैं आती हूँ। वो 2 घंटे के बाद आई। ये 2 घंटे मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानती थी कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। मैं फारिग बैठी थी और मेरी सास मुझे वहां बिठाकर भूल गई थी। मुझे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, नहीं तो मैं उनको तलाश करने चली जाती। वापस आई तो कहने लगी, अब मेरी एक बात गौर से सुन लो, और वो बात यह है कि जो मैंने तुम्हारे शौहर को कहा है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर लड़कियां आती हैं और लड़के भी, और मैं लड़कों को लड़कियां फराहम करती हूँ। यानी यहाँ गलत काम होता है जो मेरे बेटे को पता नहीं है, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगा और मुझे ये काम नहीं करने देगा। मैंने झूठ बोला है कि मैं लड़कियों के खतने करने का काम करती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इस झूठ को बरकरार रखना है, इसीलिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे बेटे को पता चल जाएगा। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपने बेटे से तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि एक तो मेरी सास गलत काम करती है और ऊपर से अपने झूठ को छुपाने के लिए मेरे साथ इतना बुरा करना चाहती है, और वो भी जबरदस्ती, मुझे ये धमकी देकर, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने अपने दिमाग को चलाया और मैंने कहा कि ठीक है, आपका राज मैं रख लूंगी क्योंकि आपकी वजह से हमारा घर चलता है, लेकिन मुझे इससे पहले बाथरूम जाना है। मैंने बाथरूम में जाने का बहाना किया और मैं किसी भी तरह वहां से भाग गई। बाथरूम की खिड़की बहुत छोटी थी, उससे निकलते हुए मुझे चोट भी लगी। मैं फौरन अपने घर आ गई। मुझे अपने शौहर के पास जाना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने माँ बाप के घर आ गई। उन्होंने मेरी पट्टी वगैरह करवाई और मेरे शौहर को कॉल की। मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गया। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ संभाल लूंगा मैं, तुम जब तक इसी घर में रहो। इसके बाद मेरे शौहर का मेरी सास के साथ झगड़ा हो गया। मेरी सास का कहना था कि वो ये काम करना नहीं छोड़ेगी और अगर उसको मसला है तो उस घर से जा सकता है। मैं 2-3 महीने अपने घर में रही। मेरे घर वालों ने मेरे शौहर की काफ़ी मदद की और उसके बाद हम एक छोटा सा घर लेने में कामयाब हो गए। अब मेरा शौहर उस स्टोर में काम करता है और मैं भी उसके साथ काम करती हूँ। चाहे मुझे बोरियत हो या मेरे लिए घर स्टोर को संभालना मुश्किल हो, लेकिन मैं अपने शौहर का साथ देती हूँ क्योंकि मैं हराम की कमाई नहीं खाना चाहती थी। छोटे से घर को अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से सजाने में लगे हैं। मेरी सास से मेरे शौहर का कोई राब्ता नहीं है। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन मेरा शौहर उनकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मुझे पहले पता होता तो मैं इनको इस काम को करने से मना करता, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वो मना हो ही नहीं रही थी। शायद उनको आदत पड़ गई थी, लेकिन हम ये सब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए साइड पर हो गए। मुझे लगता है कि मेरे शौहर ने बिल्कुल सही फैसला किया और अल्लाह मेरी सास को हिदायत दे कि वो इस तरह के काम करना छोड़ दें।